हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 1 of gravitation Maharashtra State Board syllabus. Okay, now in this lecture we are going to study Kepler's laws of planetary motion. इस लेक्चर में हम लोग केपलर्स के लॉ स्टडी करेंगे. ठीक है, केपलर्स के लॉ क्या है? ओके, लेकिन केपलर्स के लॉ स्टडी करने से पहले हमको समझना जरूरी है इलिप्स. ओके, व्हाट इज इलिप्स? Ellipse is a curve obtained when a cone is cut by an inclined plane. ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो पहले लिख लो. ओके, लेक्चर को पॉज करो और ये डेफिनेशन लिख लो कि जब भी एक कोन जो होता है ना, वहां पे जैसे दिया हुआ डायग्राम में कि कोन को जब आप इंक्लाइन प्लेन ऐसा कट करोगे, इंक्लाइन प्लेन से ऐसा कट कर दोगे तो जो कर्व मिलेगा आपको ऊपर से जो देखोगे वो क्या रहेगा? एलिप्स. एलिप्स हैज टू फोकल पॉइंट्स. ओके, एलिप्स के पास में क्या होते हैं? दो फोकल पॉइंट्स होते हैं जिनको हम लोगों ने नाम दिया F1 एंड F2. एलिप्स के पास में सेंटर नहीं होता है, उसके पास में दो फोकल पॉइंट्स होते हैं. वी हैव टू फोकाई. ओके, फोकस सिंगुलर है, फोकाई प्लूरल है. एलिप्स की खास बात क्या है? ये जो डिस्टेंस होते हैं, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, so the sum of distance from any point on the curve to the foci is always constant, that remains constant. इसका मतलब क्या है कि AF1 plus AF2, A एक पॉइंट था एलिप्स के ऊपर का, उसको हमने जोड़ा फोकस से F1 और F2 से, इनका एडिशन किया AF1 plus AF2. फिर हम लोगों ने B एक पॉइंट पकड़ा एलिप्स के ऊपर का, इलिप्स के ऊपर का बी पॉइंट पकड़ा, इसका डिस्टेंस निकाला BF1 प्लस BF2, ये दोनों सेम है. सिमिलर वे में एक तीसरा पॉइंट कंसीडर अगर किया तुमने तो उसके दो डिस्टेंस आएंगे CF1 प्लस CF2, ये सब के सब कैसे रहेंगे? कांस्टेंट. तो इलिप्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हुई सबको? ओके, तो इलिप्स का ये कंसेप्ट याद रखना है सबने. इलिप्स को हिंदी या मराठी में अंडाकार कहते हैं, अंडाकार. ठीक है. Now, we'll start with Kepler's law. What is first law? Kepler's first law. Okay. Kepler's का first law है, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Okay. जो स्टेटमेंट है वो लिखना है आपने. इनका बोलना है कि जो प्लैनेट है ये सर्कल में नहीं घूम रहा है सन के आजू बाजू. ये जो प्लैनेट है ये सन के आजू बाजू सर्कल में नहीं घूम रहा है, उसका ऑर्बिट कैसा है? इलिप्स है. और सन कहां पे है? एक फोकाई पे. सन भी बीच में नहीं है, एक फोकाई पे. जैसे मैंने बताया था इलिप्स के क्या होते हैं? दो फोकस होते हैं ना, एक इधर था और एक इधर था. तो कोई भी एक फोकस पे सन रहेगा और प्लैनेट उसके आजू बाजू इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा. यानी देखो, प्लैनेट ऐसा आएगा सन के पास में, फिर दूर होते हुए ऐसा होते हुए ऐसे ही घूम रहा है. हर प्लैनेट सन के आजू बाजू, अपना अर्थ, मार्स, जुपिटर, हर प्लैनेट सन के आजू बाजू कौन से शेप में घूम रहा है? उसका ऑर्बिट का शेप क्या है? एलिप्स. सो दिस वाज योर फर्स्ट लॉ. इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी कहते हैं. दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू केपलर्स सेकंड लॉ. केपलर्स सेकंड लॉ क्या है? द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन sweeps out equal areas in equal intervals of time. Okay, इसका मतलब क्या है? अभी लास्ट इसमें पढ़ा कि हर प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है. ठीक है, सन को अभी इधर बना लेता हूं. ठीक है, अभी प्लैनेट यहां पे था. सो दिस इज लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड द सन. अब सपोज एक महीने में प्लैनेट इधर से इधर आया, A से B पे आया, इसको मैं बोल दूंगा S. तो इस प्लैनेट ने इतना एरिया स्वीप किया, A1 बोलूंगा मैं इसको. ठीक है, इतना एरिया स्वीप किया उसने. क्लियर? प्लैनेट जब A से B पे आएगा ऐसा जाते हुए एक महीने में 1 मंथ उसने इतना एरिया स्वीप किया. लेट अस से फॉर एग्जांपल, फिर वो प्लैनेट इधर आया C पे, एक महीने बाद में C से होते हुए वो D पे पहुंच गया. तो इस एक महीने में, दिस 1 मंथ है ना, इस एक महीने में उसने इतना एरिया स्वीप किया.
तो ये पता चला कि ये दोनों एरियाज जो है ये सेम है। तो केपलर ने ये ढूंढ के निकाला कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ एरिया। ठीक है, समझ में आया? सो दिस इज योर केपलर्स सेकेंड लॉ, याद रखना है। नाउ कमिंग ऑन टू केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, केपलर्स का थर्ड लॉ किसके बारे में है? टाइम पीरियड और डिस्टेंस के बारे में। ओके, क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, या प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, इसका मतलब यह है जो प्लैनेट को सन के आजू बाजू घूमने में जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना? प्लैनेट को जो समय लगता है सन के आजू बाजू घूमने में उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और आर जो है ये क्या है? मीन डिस्टेंस। किसके किसके बीच का? मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन। तो इस लॉ के हिसाब से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अगर तुमने इतना ही याद रखा तो तुम एग्जाम में इसका बना सकोगे स्टेटमेंट। क्या है? द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ आर के मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। है आसान? इसीलिए इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ टाइम पीरियड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट 3 लॉज ऑफ केपलर्स, है ना? ये केपलर्स के 3 लॉ थे। केपलर्स के लॉज को केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि केपलर पहला इंसान था जिसने प्लैनेट के मोशन को एक्सप्लेन किया था। ओके, कि मोशन होता कैसे है, उसको इसके पीछे का रीजन नहीं पता था। ओके, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये सारा जो हुआ है ना, ये 1600 से 1700 साल के बीच में हुआ है। मतलब एक ऐसे समय में जहां पे साइंस ज्यादा डेवलप नहीं था, फिर भी ऑब्जर्वेशन कर करके इस महान व्यक्ति ने, जोहानस केपलर इसका पूरा नाम, इसने पूरा ऑब्जर्वेशन कर करके सारे लॉज दिए। एक्चुअली केपलर्स ने लॉ नहीं दिए, मतलब केपलर्स ने ही लॉ दिए, लेकिन स्टडी किसी और का था। टाइको ब्राहे ये नाम का साइंटिस्ट था, एस्ट्रोनॉमर था। ओके, उस वक्त का एस्ट्रोनॉमर था, उसका सडनली डेथ हो गया, तो ये उसका असिस्टेंट था, तो इसको वो पोस्ट मिली। तो उसने टाइको ब्राहे के सारे ऑब्जर्वेशन स्टडी किए और 3 लॉ दिए। ये 3 लॉज आप लोगों ने नोट डाउन करने हैं और इसको लर्न करके रख लेंगे बाय हार्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। दैट्स इट।